गुड मॉर्निंग 9th स्टैंडर्ड। तो भाई टुडे आज हम आगे बढ़ते हैं आपके वीडियोस के लिए और आपके लिए भी गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि आपका सिलेबस भी 25% रिड्यूस हो गया है, यानी अब 9th के बच्चों के लिए पास होना और इजी हो गया है। मगर बच्चों बिना मेहनत के तो कुछ होगा नहीं, इसलिए मेहनत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फिलहाल आज हम क्या सीखेंगे? आज हम इफ एंड देन स्टेटमेंट सीखेंगे, जिसको कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है ना? सो स्टैंडर्ड 9 ये आपका लेक्चर है। ठीक है, लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 1 का बच्चों हमने एक्सरसाइज 1.1 1.2 सॉल्व कर लिया है विद बेसिक्स, और आज हम चल रहे हैं 1.3 के लिए, जिसमें हम आगे के बेसिक्स देखेंगे। तो मैटर आज हम सीखने वाले इफ और देन स्टेटमेंट। इफ और देन स्टेटमेंट हम ये सीखेंगे। दूसरा हम सीखेंगे डायरेक्ट प्रूफ और इनडायरेक्ट प्रूफ। सो इफ और देन स्टेटमेंट, जिसको दूसरे भाषा में कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट। अब जिसमें से इफ जो होता है, इस इफ को बोला जाता है एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। और देन को क्या कहते हैं? देन को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, इफ को क्या बोलते हैं? इफ को बोलते हैं एंटीसीडेंट और देन को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है ना? इफ को कहते हैं एंटीसीडेंट। ध्यान में रखिएगा माय डियर, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। अब इसको कहते कैसे हैं जरा वो देखते हैं माय डियर। कि इमेजिन करते हैं कि मुझे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट का क्या एग्जांपल है? स्टेटमेंट है द डायगोनल्स ऑफ ए rhombus are perpendicular bisector of each other। ठीक है, अब अगर मुझे इसी चीज को एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट जिसको बोलते हैं, ध्यान रखना माय डियर, एग्जाम में कभी कभी टीचर इफ देन स्टेटमेंट नहीं बोलती, टीचर बोलते हैं एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट स्टेटमेंट। तो अगर मुझे इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो, अब मैं इसका कंडीशनल स्टेटमेंट लिख रहा हूं। स्टेटमेंट क्या है? देखो, इफ ऐसे, इफ अ quadrilateral is a rhombus। ठीक है, if quadrilateral is a rhombus then its diagonals are perpendicular bisectors of each other। ठीक है, ये हो गया कंडीशनल स्टेटमेंट। अब इसी का होता है कन्वर्स स्टेटमेंट। क्या होता है? कन्वर्स स्टेटमेंट। अब वो कैसा होता है देखो जरा। जैसे कंडीशन में मिलेगा कि quadrilateral is a rhombus then its diagonals are perpendicular bisector of each other। तो वहां पर क्या होगा? if diagonals of a quadrilateral are perpendicular bisector of each other then it is a rhombus। देखो, जस्ट इसको उल्टा कर देना है। हमने क्या बोला? इफ अ quadrilateral is a rhombus then its diagonals are perpendicular bisector of each other। कन्वर्स स्टेटमेंट जस्ट इसका उल्टा कर देंगे हम कि if diagonals of a quadrilateral are perpendicular bisector of each other then it is a rhombus। समझने वाली बात है। कंडीशनल स्टेटमेंट में जो गिवन होता है
और जिसको प्रूफ करना रहता है कन्वर्स में उल्टा हो जाता है, जिसको प्रूफ करना रहता है वो गिवन हो जाता है और जो गिवन रहता है वो टू प्रूफ हो जाता है। तो इसको कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ का मतलब एंटीसीडेंट, देन का मतलब कॉन्सिक्वेंट, और ये आपने देखा है एग्जांपल जहां पे लिखा था कि द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, जस्ट स्टेटमेंट था। इसको मैंने कंडीशनल बनाया प्लस इसका हमने कन्वर्स लिखा, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है ना। हम एक एग्जांपल और ले लेंगे, कैसा एग्जांपल लेंगे वो देखते हैं यार। द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। चलो अब आपको एक अगला स्टेटमेंट है हमारे सामने, ये तो मैंने लिख दिया आपको, इसको रब नहीं रब कर रहा हूं। अब टीचर ने क्वेश्चन दिया मुझसे क्या, अगला एग्जांपल देखो। एग्जांपल ये है द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ये स्टेटमेंट है, जस्ट स्टेटमेंट है। अब मुझे इसको इफ और देन फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, इफ और देन फॉर्म। और इफ और देन का मतलब क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे वो देखो, इफ a quadrilateral is a parallelogram, if a quadrilateral is a parallelogram, then its opposite angles are congruent। ध्यान रखना कि अगर एग्जाम में आपसे खाली कहता है कि राइट इफ एंड देन स्टेटमेंट, तो सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट लिख के छोड़ दो, ठीक है ना। सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट लिख करके छोड़ दो, ठीक है। इतना हो गया, बस इधर लिखना है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और अगर आगे बढ़ूं मैं, जैसे कि ये क्वेश्चन आपको आपके एक्सरसाइज 1.3 में मिलेगा, ठीक है ना। ये आपको आपके एक्सरसाइज 1.3 में मिलेगा वाइडर ये क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड में दिया है। अब इसी तरीके का अगर मान के चलो कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 लूं, जो मुझसे कहता है कि राइट कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं, कन्वर्स लिखना है मुझे। स्टेटमेंट क्या कहता है कि द alternate angles formed by two parallel lines and their transversal are congruent, ठीक है ना। The alternate angles formed by two parallel lines and their transversal are congruent। अब अगर मुझे इसका कन्वर्स स्टेटमेंट लिखना है, कन्वर्स स्टेटमेंट, तो कैसे लिखेंगे, जस्ट उल्टा करना है। क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या देना है कि alternate angles formed by two parallel lines and their transversal are congruent। तो मुझे क्या करना है कि if alternate angles formed by transversal are congruent। if alternate angles formed by transversal या formed on transversal are congruent, then the two lines are parallel। देखो जस्ट उल्टा कर देंगे, if alternate angle formed on transversal are congruent then the two lines are parallel। जस्ट उसका उल्टा कर देना है, ठीक है। तो ये था आपका कंडीशनल स्टेटमेंट इफ और देन, जिसका हमने 2 एग्जांपल देखे, ठीक है ना। अब इसके बाद में आपको आगे ले चलूंगा बच्चों, और आगे हम कहा चलेंगे,
आगे हम चलेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रूफ के पास। तो बच्चों को बोल देते हैं डायरेक्ट प्रूफ मेथड। डायरेक्ट प्रूफ मेथड में क्या होता है बेटा कि हमें स्टेटमेंट दिया रहता है और स्टेटमेंट रीड करने के बाद हमें सीधा इसको सॉल्व करना है। हमें ज्यादा इसमें कुछ यहाँ वहां नहीं करना है, इसको सीधा सॉल्व करना है। स्टेटमेंट क्या कहता है, द अपोजिट एंगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर। अब ये जो एंगल बनते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बोलते हैं। तो हमने क्या किया, हम उसको गिवन में लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि स्टेटमेंट ने कहा टू इंटरसेक्टिंग लाइन है तो हमने दो लाइन लिया, लाइन ए बी और लाइन सी डी। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पर। अब मुझे तो प्रूफ करना है कि इक्वल मेजर। नंबर वन मुझे प्रूफ करना है कि एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल बीओसी, ठीक है। अब दूसरा मुझे प्रूफ करना है क्या, एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल बीओडी। ये मुझे प्रूफ करना है। कैसे करेंगे जरा वो देखते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रूफ के पास आ गया, मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, मैंने लिखा, डायरेक्ट प्रूफ के पास आ गया। प्रूफ के पास आने से पहले मैं कुछ बेसिक सिखाना चाहता हूँ। स्टैंडर्ड 6 और 7 तक में बेसिक पढ़ा था। ऐसे एंगल को क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर एंगल का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री। ये ध्यान दीजिएगा, ये बेसिक है। मैं यहाँ पर वही चीज करने वाला हूँ। सबसे पहले आप जरा इस फैक्टर पे ध्यान देना। अगर मैं इसको ऐसे पैक कर लेता हूं तो मुझे ये एंगल इसी तरीके से नजर आ रहे हैं, लीनियर पेयर बन जा रहा है इन दोनों में, ठीक है ना। इन दोनों में लीनियर पेयर बन जा रहा है। तो मैं लिखूंगा एंगल एओडी प्लस एंगल एओसी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या दूंगा, रीजन है लीनियर पेयर एंगल्स, नंबर वन। इसी तरीके से अब अगर मैं इन दोनों को देखूं, ये देखो आप, इसके तरीके दिख रहा है, लीनियर पेयर बन गया ये, ओके। ये भी लीनियर पेयर बन गया। तो एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्या होगा, लीनियर पेयर होगा। अब जिन बच्चों को लीनियर पेयर एंगल का मतलब नहीं मालूम था, उनके लिए तो बेटा बेसिक का बारे में बताया है कि इस तरीके के एंगल होते हैं आपके। तो 180 जरूरी कि ऐसे एंगल हो, वो एंगल ऐसे भी बनते हैं, एंगल ऐसे भी बनते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे एंगल्स को आप कहते हो लीनियर पेयर एंगल्स, ध्यान रखना। और लीनियर पेयर एंगल का टोटल कितना होता है, लीनियर पेयर एंगल्स का टोटल होता है 180 डिग्री, ठीक है। इसको मैंने रख कर दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों। तो हमने 1 और 2 में क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि दोनों का वो साइड सेम है, राइट हैंड साइड वाला सेम है। सो फ्रॉम 1 and 2 बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि अब आप 9th में हो, अब तक आपने ऐसा सॉल्व नहीं किया। अगर उस साइड का सेम रहेगा तो इस साइड का भी सेम रहेगा। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। उधर भी 180, इधर भी 180, तो इक्वल एओडी प्लस एंगल एओसी इक्वल टू एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी। अब आप देख सकते हो इस साइड भी एओसी है, उस साइड भी एओसी है। अब इस साइड की कोई साइड नहीं, मतलब क्या साइड है, प्लस साइड है। ये ओसी अगर इस साइड आके माइनस हो जाएगा तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर क्या बचेगा, एंगल एओडी इक्वल टू एंगल बीओसी। जो आपको फर्स्ट प्रूफ करना था वो हो गया। अब मैं यहाँ पर मालूम क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा सिमिलरली। क्या करूंगा मैं, सिमिलरली, क्योंकि उसी तरीके से सेम पैटर्न फॉलो करके हम सेकंड प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव क्या, एंगल एओसी इक्वल टू एंगल बीओडी। जब सेम टाइप के सम हो, सेम मेथड अप्लाई करना हो, तो आप सिमिलरली लिख के आगे कर सकते हो। इतना प्रूफ हो गया, बस आपको इतना ही करना है, इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। तो ये था प्रूफ मेथड। यहाँ पर हमने कुछ अज्यूम नहीं किया, क्योंकि अब इनडायरेक्ट प्रूफ का मतलब समझाता हूँ। हमने बचपन में कई बार खेला है। और अब क्या वर्ड यूज करते हो, मान लो तेरे पास 4 रुपए, हम ऐसे बोलते ना, मान ले तेरे पास 4 रुपए, मान ले, है नहीं, जेब खाली है, बट मैंने क्या कहा, मान ले आपके पास 4 रुपीज है, ठीक है। आपने 2 इसको दिया, 2 इसको दिया, 1 मेरे को दिया। अब बोलोगे भाई कहाँ बचा पैसा मेरे पास, हमने क्या कहा, मान ले पैसा तो है ही नहीं।
तो जो हम हिंदी में बोलते हैं ना मान ले, और क्योंकि नॉर्मली देखो बेटा, हम इवन दो वी आर द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है बच्चों कि देखो बेटा हमारे नॉर्मल जो टॉक्स होते हैं, वॉट एवर वी टॉक्स इन स्कूल्स, बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू स्कूल्स वेयर द स्टूडेंट्स ट्राई टू टॉक इंग्लिश, so that's why I have to make my videos in both languages, Hindi and English, so that you can understand. क्योंकि किसी ने कहा है नॉलेज ही कोई लैंग्वेज नहीं होती है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मतलब काम हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये हो गया हमारा प्रूफ, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है, इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रूफ मेथड। अब आता हूं मैं इनडायरेक्ट प्रूफ मेथड के पास में। इनडायरेक्ट प्रूफ क्या मेथड है सर, अब वो देखते हैं। इनडायरेक्ट प्रूफ मेथड क्या है, अभी मैंने आपको समझाया कि मानने वाला मेथड है। क्या है, अब देखो कि मेरे पास एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है कि इफ P इज ए प्राइम नंबर, if P is a prime number greater than 2, then it is odd. ये है स्टेटमेंट, if P is a prime number, ध्यान देना। अब मैं क्या करूंगा, मैं गिवन लिखूंगा। गिवन में मुझे क्या दिया, सबसे पहले मुझे दिया है कि P is a prime number, P is a prime number, कैसा नंबर है, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है जानते हो, प्राइम नंबर का मतलब होता है वो नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, दैट इज 1 एंड P आर द ओनली डिवाइजर्स ऑफ P। ऐसे ने कहा ना कि वो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा, इसके अलावा वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। प्रूफ क्या करना है मुझे प्रूफ करना है कि P इज एन ऑड नंबर। अब देखो प्रूफ क्या करना है मुझे भी मालूम हो गया। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे, गिवन में लिखा है कि P प्राइम नंबर है और कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। गिवन में दिया है ग्रेटर देन 2 ऑड नंबर है, ऑड नंबर है दिया है, बट मैं क्या करूंगा, मैं चलो नहीं है, मैंने क्या बोल दिया नहीं है। मैंने लिखा कि लेट अस सपोज दैट P इज नॉट एन ऑड नंबर। देखा, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट प्रूफ। आपके गिवन में दिया है कि वो ऑड नंबर है, गिवन में दिया है, बट मैं क्या बोल रहा हूं, वो ऑड नंबर नहीं है। अगर वो ऑड नंबर, इसका मतलब कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। देयरफॉर P इज एन इवन नंबर। अगर P ऑड नंबर नहीं है तो P क्या है, इवन नंबर है। अब अगर वो इवन नंबर है तो इसका मतलब देयरफॉर अ डिवाइजर P इज 2, therefore divisor of P is 2, बराबर है। therefore divisor of P is 2, but हमें गिवन में क्या दिया है, but it is given that P is a prime number greater देन 2। ये आपको क्या है, ये आपको गिवन, ठीक है, आपको गिवन में दिया हुआ है कि P इज ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, P इज ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर अगर ग्रेटर देन 2 है, देयरफॉर 1 एंड P
आर द ओनली डिवाइजर ऑफ पी। भाई अगर वो गिवन में लिखा हुआ है कि पी प्राइम नंबर है, ग्रेटर देन 2 है, तो मैंने क्या कहा था, प्राइम नंबर का डिवाइजर सिर्फ क्या है, 1 एंड खुद, वो नंबर खुद का डिवाइजर होता है। तो माय डियर ये हो गया मेरा स्टेटमेंट नंबर 2। अब आप देख सकते हो कि मेरा स्टेटमेंट नंबर 2, 1 और 2 दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी है। कॉन्ट्रडिक्टरी का मतलब होता है अपोजिट है। मैं स्टेटमेंट 1 में क्या कह रहा हूं कि उसका डिवाइजर क्या है 2, बट स्टेटमेंट 2 में मुझे क्या मिल रहा है कि 2 उसका डिवाइजर नहीं हो सकता, उसका डिवाइजर सिर्फ क्या होगा 1 एंड पी, वो नंबर खुद होगा और 1 डिवाइजर होगा। सो देयरफॉर हम देखेंगे यहां पर कि स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर कॉन्ट्रडिक्टरी। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब अपोजिट होता है। कॉन्ट्रडिक्टरी का मतलब अपोजिट। भाई क्यों अपोजिट है? क्योंकि सर आपने 1 में कहा कि वो डिवाइजर है 2, इट इज डिविजिबल बाय 2, बट गिवन में दिया कि वो प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 है। अब अगर 2 से बड़ा है तो 2 उसका डिवाइजर कैसे होगा? नंबर ऑफ प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं होता, 3 प्राइम नंबर होता है। सो 1 एंड p आर द ओनली डिवाइजर ऑफ p। इसलिए मैंने कहा सिर्फ 1 और p ही उसके डिवाइजर होंगे, इसलिए हम अपने स्टेटमेंट में खुद अपोजिट कॉन्ट्रडिक्टरी हो गए। सो देयरफॉर our assumption that p is not odd is false। समझ में? इसको कहते हैं इनडायरेक्ट प्रूफ। देखा कि हमने अज्यूम कर लिया कि ऑड नंबर है ही नहीं, कि हमें प्रूफ करना है क्योंकि ऑड नंबर है, हमें प्रूफ यही करना है कि ऑड नंबर है, बट हमने मान लिया कि ऑड नंबर नहीं है, तो क्या नंबर बन गया था वो इवन नंबर। बट गिवन में दिया था क्योंकि वो प्राइम नंबर है, ग्रेटर देन 2 है, तो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट आ गया। लेकिन प्राइम नंबर है मतलब 1 और खुद से डिवाइड होगा, 2 से हो ही नहीं सकता वो डिवाइड। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट प्रूफ मेथड, कि आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, आपको जस्ट उसका अपोजिट कर लेना है। ठीक है, समझ लीजिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रूफ मेथड आपके। ओके माय डियर, तो स्टैंडर्ड 9 अब आप बोलो सर एक्सरसाइज 1.3 मैंने आपको कंडीशनल स्टेटमेंट सिखाए, हमने कन्वर्ट स्टेटमेंट किए थे, वो दोनों हमारे एग्जांपल थे 1.3 के लिए, क्योंकि हमारा 1.3 बहुत छोटा है, हमको उसमें से करना है। अब हम आते हैं प्रॉब्लम सेट के पास। प्रॉब्लम सेट 1 MCQ, कौन बनेगा करोड़पति। अब हमें गेम खेलना है, कौन बनेगा करोड़पति। मगर ये गेम कैसा होगा? ये गेम हमारे नॉलेज के ऊपर होगा। हमने बेसिक में क्या पढ़ा, हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, हमने इसके जो वीडियो देखे थे, हमने फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो, थर्ड वीडियो जो भी देखे, तो हमारे बेसिक ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट वीडियो था, उस वीडियो में मैंने बहुत सारा बेसिक क्लियर किया है। अब आपने उस वीडियो को देखा है कि नहीं देखा है मुझे मालूम नहीं देखा है तो देखिए, ज्यादा ज्यादा इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, हमारे काम के पास आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिड पॉइंट्स डज अ सेगमेंट हैव। अब सीधी सी बात है, सेगमेंट के पास कितने मिड पॉइंट हो। अब अगर ये ए बी है तो मैं बीच में एक पॉइंट लूंगा ना, अगर मैं क्यू भी लेता हूं तो एक ही पॉइंट। ठीक है, अगर आप बोलो सर 2 मिड पॉइंट हो जाएंगे तो हाउ इज इट पॉसिबल। अगर मैं इस प्रकार बोलूं 3 मिड पॉइंट है तो भाई इधर कट गया इधर कट गया, मगर बीच का पार्ट कहां जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए माय डियर, किसी भी सेगमेंट के पास 1 एंड ओनली 1 मिड पॉइंट होता है। तो पहला आंसर क्या हुआ, ओनली 1। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन इंटरसेक्शन ऑफ 2 डिस्टिंक्ट लाइन। ये भी मैंने बेसिक में क्लियर किया है कि देखो, चलो भाड़ा बेसिक छोड़िए, देखो ये एक सिंगल लाइन है और ये एक लाइन है, इंटरसेक्ट किया, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ओनली 1। हमारा आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी लाइन्स आर डिटरमाइंड बाय 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब इसके फिगर देखो यहाँ पर 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट, या तो मैं पॉइंट ऐसे ले सकता हूं, या तो मैं पॉइंट ऐसे ले सकता हूं, या तो वो कोलिनियर पॉइंट होंगे, तो कितनी लाइन बनेगी, ओनली 1। और अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट हुए तो कितनी लाइन बन सकती है, 3। पॉसिबिलिटी दोनों है, यहाँ पे दिया तो नहीं है कि कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर है, उसने कहा 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो वो हमें कंसिडर करना है कि कोलिनियर मतलब क्या था। मैंने कहा था एक लाइन में होंगे तो कोलिनियर, और जब एक लाइन में नहीं तो नॉन कोलिनियर। तो 2 कंडीशन आ रहे, 1 और 3, तो इसका आंसर है 1 और 3। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं।
अगला क्वेश्चन राइट हियर, ये हमारा सम्स था, याद करो 1.1 में ही हमारे सम्स थे, ये इसको भी रख कर रहा हूं क्योंकि आप वीडियो देखोगे तो आपको दिखाई देगा ये क्लियर। तो हमने वहां पर सम सॉल्व किया था, मैंने कहा था कभी भी जो ग्रेटर बड़ा कोऑर्डिनेट होता है उसमें से स्मॉलर कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं। अब देखो ए का कोऑर्डिनेट क्या है -2, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 5, तो बड़ा नंबर कौन है 5, 5 में से आप -2 को करोगे तो 5 माइनस माइनस प्लस 5 + 2 7, आपको कोऑर्डिनेट दिया तो आप लिख सकते हो डिस्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट ए बी। ये लो क्या क्या मैंने कहा बड़ा नंबर कौन है +5, 5 में से आप -2 को माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस, बेसिक मैथ्स बचपन का, 5 + 2 कितना हो गया 7, तो डिस्टेंस कितना आ गया 7। अब लास्ट कॉन्सेप्ट के पास चलते हैं, ये ध्यान देना, और ये भी हमारे 1.1 में था, कोलिनियर बोला गया है, कोलिनियर मतलब PQR तीनों क्या है, मुझे डिस्टेंस PR दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10, मुझे PQ का डिस्टेंस दिया हुआ है 2, तो ये कितना होगा, सीधी सी बात है 10 है, 10 में से 2 को माइनस कर दो क्या आंसर आएगा 8, तो मेरा आंसर आ गया 8। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस QR। अब बोलोगे सर 8 कैसे है, क्योंकि उसने PQR बोला है, Q कहां पर है बीच में है, ठीक है ना, Q कहां पर है बीच पर है, यानी बिटवीननेस, यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ बिटवीननेस फॉलो होगी। सो माय डियर प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 4 अब हम सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको आता है, उसे हमने एमसीक्यू में सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हमारे प्रॉब्लम जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मुझे ध्यान से नंबर लाइन का बेटा इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहाँ पर आई हैव टू टेक नंबर लाइन। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, यहां पर कोई पॉइंट P है मेरा, ठीक है, कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 7। अब वो कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच आर ऑन अ नंबर लाइन द डिस्टेंस ऑफ 8 फ्रॉम पॉइंट P। तो एक पॉसिबिलिटी की कोई पॉइंट उसके लेफ्ट में होगा जिसका डिस्टेंस कितना होगा 8 P से, ठीक है, और दूसरा उसका राइट भी हो सकता है। अब हमने नंबर लाइन को सॉल्व किया है, बराबर है, जब हमने नंबर लाइन सॉल्व किया तो हमने एक चीज देखा था नंबर लाइन में कि लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं, इस साइड में पॉजिटिव नंबर, इस साइड में नेगेटिव नंबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने फिगर बना लिया, तो चलो हम फिगर को नाम भी देते हैं, इसको नाम दे देते हैं Q और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं R। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि एस शोन इन फिगर, हम फिगर लेंगे एस शोन इन फिगर, लेट अ स्टेक पॉइंट Q and R on to the left and right of P respectively at a distance of 8 यूनिट्स। ठीक है, 8 यूनिट डिस्टेंस पर है। अब जो लेफ्ट में पॉइंट Q है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा वो देखते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, Q की साइड में है, लेफ्ट साइड में है, विच इज टू द लेफ्ट ऑफ P विल बी, जो उससे लेफ्ट में है उसका क्या होना चाहिए। देखो सीधी बात है, P का कोऑर्डिनेट क्या है -7। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट में से जो लेफ्ट साइड में है उसको माइनस करेंगे, तो P का कोऑर्डिनेट -7, उसमें से 8 को माइनस करेंगे, दोनों माइनस हो गया, तो आंसर क्या आएगा -15। दोनों माइनस हो गए, ध्यान रखना, दोनों माइनस हो गए, तो एक आंसर आएगा -15। दूसरा, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R which is to the right of P
विल बी, पी उसके राइट में है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब बड़ा नंबर कौन है 8, ठीक है, या वो भी मत करो, सीधी सी बात है, जो लेफ्ट के लिए आपने क्या किया माइनस किया, राइट के लिए प्लस करोगे, तो -7 में +8 कर दो, तो 8 -7 में से +8 करो तो क्या आंसर आएगा, सॉरी +1, क्या आंसर आएगा +1। ध्यान रखना कि जब आप लेफ्ट में जाओगे तो आप क्या करोगे माइनस करोगे, जब आप राइट में जाओगे तो क्या करोगे प्लस करोगे, ठीक है। जब आप लेफ्ट में जा रहे हो तो लेफ्ट में ऑलरेडी जो कोऑर्डिनेट है वो तो क्या है -7 है, वो क्या है ऑलरेडी -7 है, उसमें से आप 8 माइनस कर रहे हो, ठीक है, उसमें आप कितना माइनस कर रहे हो 8 माइनस कर रहे हो, और जब राइट साइड में जा रहे हो तो आप कोऑर्डिनेट में 8 प्लस कर रहे हो। जब कोई कोऑर्डिनेट दिया है लेफ्ट में जाने पर आप उसमें माइनस कर रहे हो 8 से, और राइट में जाने पर आप उसमें +8 कर रहे हो, तो जिससे आपको दो कोऑर्डिनेट मिल गए -15 और 1 मिल गए। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स 8 units away from P will be -15 और 1, या तो -15 होगा या फिर 1 होगा, ठीक है। तो जिस तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 4 मैंने सॉल्व किया, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है, और आपका 1.2 और 1.1 में जितने हमने सम सॉल्व किए उससे रिलेटेड सम ही आपको आपके प्रॉब्लम सेट में मिलेंगे, आप उनको सॉल्व कीजिए। और अगर आपको किसी सम में डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर भेजिएगा, मैं उस सम को आपके लिए सॉल्व करके आपको सेंड करूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर वीडियोस।